हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नियति के बढ़ते हुए भाव देखकर जशन हैरानी से उसे देखता रहा और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट तैर गई, क्योंकि उसे सामने से अति आती हुई दिखाई दी। पिंक कलर की साड़ी जिसमें वो गुलाब के फूल की तरह खिल रही थी, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, गले में हैवी ज्वेलरी और सुहागन का श्रृंगार उस पर खूब जच रहा था। उसका यूं मुस्कुराता हुआ चेहरा नियति को हैरान कर रहा था। उसने भी पलट कर पीछे की तरफ देखा तो हैरान रह गई। अति ने इस वक्त शेखावत खानदान की खानदानी साड़ी और ज्वेलरी पहन रखी थी और ऊपर से पूरा सुहागन वाला श्रृंगार तो उसके होश उड़ा रहा था। उसके साथ ही दो गार्ड चलते हुए आ रहे थे, जिनके हाथों में भरे हुए थाल थे, जो शायद मंदिर के लिए दक्षिणा से भरे हुए थे। अति जशन के पास आई और उसके साथ खड़े होते हुए बोली, बहुत गुस्सा आ रहा मुझे आप पर। खुद तो यहाँ आ गए, मुझे अकेला वहाँ पर छोड़ आए। छोड़कर नहीं आया था बेबी डॉल। अगर तुम्हारे साथ आता तो शायद तुम्हारा ये रूप मेरे इतने होश नहीं उड़ा पाता। क्योंकि अति जब नीचे हॉल में आई तो सब लोग जा चुके थे। वो भी निराश होकर अपने कमरे में जाने के लिए पलट गई और सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चली गई। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद करती, रमा आंटी उसके दरवाजे पर आई। उस वक्त उनके हाथों में एक थाल था। ये सब सामान जशन बाबा ने तुम्हारे लिए भिजवाया है, जल्दी से ये पहन कर तैयार हो जाओ। बाहर गाड़ी में ड्राइवर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, उन्होंने कहा और फिर वो सामान अंदर कमरे में रख कर वहाँ से चली गई। अति हैरानी से वो सामान देखने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर आई उदासी अब मुस्कुराहट बन चुकी थी। और ये सब क्यों भिजवाया है आपने मेरे पास? अति ने साड़ी और ज्वेलरी की तरफ इशारा करते हुए पूछा तो जशन मुस्कुराया और बोला, ये सब खानदानी है और घर की बहू पहली बार कोई पूजा अपने हाथों से करने जा रही है, तो ये सब तो ज़रूरी है ना। नियति जो कब से उनकी बातें सुन रही थी, उसके होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। उसने जशन का कंधा पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोली, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप इसे घर की बहू कैसे बोल सकते हैं? आपकी बीवी मैं हूँ और ये सब आपने इसे पहनने के लिए क्यों दिया? इस पर सिर्फ मेरा हक बनता है। जशन ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर छाई बौखलाहट और बेचैनी देखकर उसे सुकून मिल रहा था। उसने अपना कंधा छुड़वाया और पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, जी पंडित जी, अब पूजा शुरू कीजिए। ऐसे कैसे पूजा शुरू कीजिए? ये पूजा मेरे बिना नहीं हो सकती और अब तो मैं ये पूजा तब तक नहीं करूँगी जब तक मुझे आप बताएंगे नहीं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आपने इस लड़की को इतना कुछ कैसे दिया और ये आपके साथ किस हक से खड़ी है? नियति ने ऊंची आवाज़ में कहा तो पंडित जी भी रुक गए। उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर जशन किसके साथ ये पूजा करेगा। रागिनी और मनीषा दोनों के होश उड़ चुके थे। उन्होंने तो ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि जशन नियति के सामने ही अति को अपनी पत्नी स्वीकार कर लेगा, और फिलहाल तो उसकी हरकतों से यही लग रहा था कि वो यही करने वाला है। मैंने पहले भी कहा है, मैं यहाँ पूजा करने आया हूँ, किसी को अपना इंटरव्यू देने नहीं। इसलिए मुझसे जो भी सवाल जवाब करना है घर जाकर करना। फिलहाल मुझे पूजा करने दो, जशन ने सख्ती से कहा और अति का हाथ पकड़ लिया। उसका अति का यूं हाथ पकड़ना नियति के गुस्से को हद से ज़्यादा बढ़ा गया था। उसने उन दोनों का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और अलग करते हुए बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने इस लड़की का हाथ पकड़ने की? और फिर वो अति की तरफ घूमी और बोली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरे पति के साथ खड़ी होने की? निकालो ये सब। उसने अति के गले से वो ज्वेलरी खींचना चाही, लेकिन जशन ने उसका हाथ एकदम सख्ती से पकड़ा और उसकी आंखों में देखने लगा। उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। उसकी हरकत से अति बिल्कुल सहम गई थी। वो तो वैसे भी यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन अगर नहीं आती तो जशन का गुस्सा तो उससे बिल्कुल भी नहीं संभाला जाता। सोच समझकर हाथ लगाना मेरी बेबी डॉल को,
जिन हाथों ने मैंने कभी चूड़ियाँ पहनाई हैं उन्हें चूड़ियों की तरह तोड़ने में मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। जसन ने नियति की आंखों में देखते हुए कहा, और उसकी आंखें ही बता रही थी कि इस वक्त वो जो कह रहा है उसे सच में करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। उसकी बात सुनकर ही आंखें बड़ी हो गई और वो खींचते हुए जसन से बोली, इस लड़की के लिए आप मेरा हाथ तोड़ेंगे? बीवी है वो मेरी, और उसके लिए तो तुम्हारा क्या, पूरी दुनिया के हाथ तोड़ दूँ। आपकी बीवी मैं हूँ, ये लड़की नहीं। हाँ तुम थी, जब तक तुम मेरे साथ थी। जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गई उस दिन ही हमारी शादी टूट गई थी, क्योंकि जब इंसान ख़त्म होता है तो उसके साथ जुड़े सभी रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। अपनी मर्ज़ी से आपको छोड़कर नहीं गई थी मैं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, नियति ने कहा और जसन से अपना हाथ छुड़वाया। रागिनी और मनीषा तो दोनों एक कदम पीछे हो गई थी। जब जसन नियति के हाथ को यूं पकड़ सकता है तो उनका हाथ तो सिर्फ पकड़ेगा नहीं बल्कि तोड़ ही देगा। जसन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब चाहे अपनी मर्जी से कहो या फिर उस खुदा की मर्जी से, पर हमारी शादी तो टूट ही गई, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी डेड बॉडी मुझे मिली उसी दिन उस डेड बॉडी के साथ साथ हमारा रिश्ता भी स्वाह हो गया था। और अति से मेरी शादी भी एक्सीडेंट कहो या उसे महादेव की मर्जी, लेकिन सच तो यही है कि मेरी शादी उससे हो चुकी है और मैं और अति दोनों ही इस शादी को मानते हैं, और अब वो ही मेरी बीवी है, तुम नहीं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मेरे अलावा और कोई आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। आपकी बीवी सिर्फ मैं हूँ, नियति ने एक बार और कहा और जसन के करीब हुई। लेकिन जसन ने अपना कदम पीछे किया और फिर पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, आप पूजा शुरू करें या मैं पंडित और बुलाऊं? उसकी धमकी ने पंडित को वो मंत्र भी याद करवा दिए जो कभी उसे याद ना हुए हों। उन्होंने जल्दी से उन मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो जसन ने अति को एक झटके से अपनी गोद में उठाया, जिससे अति की बाहें उसकी गर्दन से लिपट गई। अति ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जसन उसे नियति के सामने ही अपनी बीवी मान लेगा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। नियति गुस्से से दोनों को देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो पलटी और रागिनी की तरफ दांत पीसते हुए देखने लगी। जसन रागिनी को तो अब नियति से भी डर लग रहा था। अब आप इन्हें लेकर मंदिर की ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और तभी दोनों के हाथ से कुल देवी की पूजा आरंभ की जाएगी, पंडित ने कहा। तो अति ने पहले हैरानी से उनकी तरफ देखा और फिर मंदिर की सीढ़ियों की तरफ। जसन उसे यूं गोद में लेकर सारी सीढ़ियाँ चढ़ेगा, ये सोचकर ही उसे जसन की चिंता सी होने लगी। उसने जसन की तरफ देखा और बोली, आप सच में मुझे गोद में लेकर इन सारी सीढ़ियों पर चढ़ेंगे? उसने अभी कहा ही था कि एकदम से उसे झटका लगा। अति ने जसन की तरफ देखा और बोली, आप सच में मुझे गोद में लेकर इन सारी सीढ़ियों पर चढ़ेंगे? उसने अभी कहा ही था कि एकदम से उसे झटका लगा। उसे यूं लगा जैसे वो नीचे लुढ़क गई हो, पर नहीं, वो तो अभी भी जसन की बाहों में थी, लेकिन वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच में जसन उससे इतना प्यार करता है। उसकी किस्मत सच में इतनी अच्छी है जो उसे जसन मिला, क्योंकि जसन अब अपने पैरों पर नहीं बल्कि घुटनों के बल खड़ा था। आवाज़ सुनकर नियति भी पलट चुकी थी और जसन को घूरते हुए देख रही थी। उसकी ये दीवानगी उसने आज तक सिर्फ अपने लिए देखी थी, लेकिन इस हद तक तो वो उसके लिए भी दीवाना नहीं था। इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ और घुटनों के बल सोचकर ही उसकी जान निकल रही थी। तो जसन कैसे पार करेगा इन्हें? आपके चोट लग जाएगी, अति ने रुआंसी होकर कहा। पत्थर को पत्थर से फर्क नहीं पड़ता, जसन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। पर मेरे लिए तो मोम है ना आप, इसलिए मुझे फर्क पड़ता है। तुम बस मुझे देखो, इन सीढ़ियों को नहीं, जसन ने कहा तो ना चाहते हुए भी अति की आंखों में आंसू छलक गए। जसन उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने कहा था ना तुम्हें, मुझे बात बात पर रोने वाली लड़कियां नहीं पसंद। कहीं ऐसा ना हो मुझे गोद में तुम्हारी जगह किसी और को उठाना पड़े। उसकी बात सुनकर
अति की आंखों से आंसू गायब हो गए, लेकिन उसका मुंह पूरा का पूरा खुल गया। वो हैरानी से जसन को देख रही थी। क्या है ये शख्स? कैसा है? पर जैसा भी है सिर्फ मेरा है। हाँ हाँ, तुम्हारा ही हूँ, जसन बड़बड़ाते हुए बोला तो अति की आंखें हैरानी से और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। सच में ये इंसान उसके मन की बातें भी सुन लेता है। ना जाने इस इंसान ने उसके अंदर कब माइक फिट कर दिया। नियति अब उनकी बातों को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई, क्योंकि अगर यहाँ वो कुछ कहती तो तमाशा उसका ही बनता। जसन को तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इज्जत सिर्फ उसकी ही उतरती। वो तो चली गई थी, लेकिन मनीषा और रागिनी तो वहाँ से जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी तो इस वक्त वो हालत थी, ना वो घर की ना घाट की। अगर यहाँ रहती तो जशन और अति को देखकर कलपती रहती, और यहाँ से जाती तो बाद में जशन के तीखे सवालों का जवाब उन्हें ही देना पड़ता। जशन को अति को गोद में उठाकर लेकर जाना था, लेकिन बाकी सब लोग तो लिफ्ट से जा सकते थे, इसलिए मनीषा और रागिनी पंडित जी के साथ लिफ्ट से मंदिर में चली गई और जशन अति को अपनी गोद में लिए आगे बढ़ता रहा। दोनों बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अति शर्मा जाती तो जशन डांट कर उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर देता। उससे बर्दाश्त नहीं होता था कि उसकी बेबी डॉल उसके अलावा कहीं और भी नज़र डाले, या ये कह लो कि अपनी बेबी डॉल की नज़रें वो बस खुद पर पाना चाहता था। कितनी भारी हो गई हो तुम, जसन ने कहा तो अति ने अपने मुंह पर हाथ रखा और बोली, हाँ आपको मैं भारी लग रही हूँ तो उतार दीजिए ना नीचे। क्यों मुझे बार बार गोद में उठाने के बहाने ढूंढते रहते हैं? कल रात भी तो गोद में। कहते कहते वो चुप हो गई। शर्म के मारे उसने अपनी नज़रें भी झुका ली थी। बोलो बोलो, क्या बोल रही थी तुम? जसन ने कहा तो अति ने अपना चेहरा शर्म के मारे उसके सीने में गड़ा लिया। यूं ही एक दूसरे के साथ छेड़खानियां करते हुए वो मंदिर में पहुंच चुके थे, जहां पर अब उन्हें कुल देवी की पूजा करनी थी। पंडित जी ने दोनों के हाथों से पूजा करवाई और आखिर में जसन के हाथों से अति की मांग में सिंदूर भरा गया। एक चुटकी सिंदूर वाला डायलॉग शायद जसन ने काफ़ी सीरियसली ले रखा था, इसलिए एक चुटकी नहीं बल्कि पूरी एक मुट्ठी सिंदूर ही उसने अति की मांग में सजा दिया था। आखिर में जसन ने रागिनी जी के पैर छुए तो उन्होंने जसन और अति को हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद दिया। जी ज़रूर, अलग तो मैं अति को खुद से दूर कभी होने भी नहीं दूंगा। जसन ने अति का हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा। अति को तो सोच सोच कर डर लग रहा था कि अब घर जाकर क्या होगा, नियति क्या कहेगी। उन दोनों की शादी को वो भी मानती है, लेकिन जसन की पहली बीवी तो नियति ही है ना, और पहली बीवी के होते हुए उसकी शादी की तो कोई मान्यता ही नहीं। कहीं वो सच में उनके बीच तो नहीं आ गई। अगर उसे जसन से दूर होना पड़ा तो जसन के बिना वो कैसे रहेगी? अगर पहले उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहा जाता तो वो चली जाती, लेकिन अब तो वो पूरी तरह से जसन को अपना चुकी है, उससे प्यार करती है। वो नहीं रह पाएगी जसन के बिना। लेकिन अगर नियति ने जसन को मना लिया तो, अगर नियति की बात मानकर जसन ने ही उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया तो, ना जाने कितने ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे और कितनी ही चिंताएं उसके मन को घेर कर खड़ी थी, जिसका सिला ये हुआ कि वो बेहोश होकर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके यूं बेहोश हो जाने से जसन को तो यूं लगा जैसे किसी ने उसकी जान निकाल ली हो। उसने जल्दी से अति को अपनी गोद में उठाया और उस पर पानी के छींटे मारे। सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था, शायद इसलिए ही उसे चक्कर आ गए थे। बेबी डॉल, तुम ठीक हो ना? जसन ने बेचैनी से पूछा। रागिनी और मनीषा दोनों ही वहाँ पर मौजूद थे। जसन की हालत देखकर रागिनी जी के मन में कुछ पकने लगा था, जिसकी खुशबू शायद मनीषा ने उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही पहचान ली थी। अति हल्का सा मुस्कुराई और अपना सिर हाँ में हिलाया, लेकिन अंदर से अब भी वो बहुत परेशान थी। थोड़ी देर में वो सब घर के लिए निकल गए। रागिनी और मनीषा अलग गाड़ी से गईं और अति जसन के साथ जसन की गाड़ी में थी
और इस वक्त जसन ने उसे अपनी बाहों में भर रखा था, पर अति अभी भी बेचैन थी। उसे यूं देख जसन ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं सब संभाल लूँगा। अति की आंखें फिर से नमी से भर गई। उसने भी जसन का हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ा और बोली, मैं आपसे दूर नहीं जा पाऊंगी, तुम्हें खुद से दूर जाने भी नहीं दूंगा मैं, अगर तुम चाहो तो भी नहीं, जसन ने कहा और अति को अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर में दोनों शेखावत मैंसन पहुंचे तो अति गाड़ी से बाहर कदम रखने को हुई। लेकिन जसन ने उसका हाथ थाम कर उसे गोद में खींच लिया। अब गोद में क्यों उठा लिया मुझे, मैं तो भारी हो गई हूं ना। अभी कहाँ भारी, अभी तो तुम्हें भारी करने की जिम्मेवारी है मुझ पर, जसन ने शरारती अंदाज से कहा तो अति नासमझी से उसे देखती रही। उसे यूं देखकर जसन ने उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुन अति ने रसगुल्ले जैसे मुंह फुलाकर उसे देखा। कितना तेज है ये बंदा, इधर उसकी अभी के बारे में सोच सोच कर जान निकल रही है और ये बंदा दूर की प्लानिंग करके बैठा है। और बच्चे, सच में अभी तो वो खुद एक बच्ची है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, वो एकदम से बोली। मैं तो ऐसा करने वाला हूँ और तुम सोचने की बात कर रही हैं, पर मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, वो उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए बोली। और तब तक वो दोनों दरवाजे पर पहुंच गए थे। अति ने अंदर की तरफ देखा तो सामने का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गई। जसन ने भी उसे गोद से नीचे उतारा। जसन अति को गोद में लिए घर की चौखट पर खड़ा था। अति ने अंदर का नज़ारा देखा तो हैरान रह गई। जसन ने भी उसे उस वक्त गोद से उतारा, क्योंकि उसने पहले ही फ़ोन करके रमा आंटी से गृह प्रवेश की तैयारियां करने को बोल दिया था और चौखट पर रमा आंटी वही सब तैयारियां करके खड़ी थी। उन्होंने घर की दहलीज पर चावलों से भरा एक कलश रखा हुआ था और उसके आगे ही आगे आलते से भरी हुई एक थाल रखी हुई थी। दरवाजे पर तोरण भी बांधे गए थे। अति ने सोचा भी नहीं था कि उसका इस घर में ऐसा वेलकम होगा। उसने हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से जसन की तरफ देखा तो जसन मुस्कुराया और बोला, वेलकम होम मिसेज अति जसन सिंह शेखावत। इस बार जसन का मिसेज अति जसन सिंह शेखावत कहना तो अति का दिल बहुत ज़ोरों से धड़क गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। उसने जसन का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और बोली, मुझे चिकोटी काटिए, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं ये सब सपना देख रही हूँ। अगर सपना भी है तो आगे बढ़कर इसे पूरा करो, क्योंकि तुम सिर्फ सपने देखोगी, उन्हें पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। और तुम्हारा ये सपना तुम्हारी आंखों से चुरा कर इसी पल में पूरा कर दिया मैंने, जसन ने कहा और उसके गाल पर हाथ रखा, जो काफ़ी था ये बताने के लिए कि अति सपना नहीं, हकीकत में ये सब जी रही थी। बाद में अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएंगे ना आप, बड़े मासूमियत से अति ने पूछा। उसकी मासूमियत का दीवाना जसन उसके इस सवाल से तो घायल ही हो गया। उसने अति के सिर पर हाथ रखा और बोला, तुमसे ऊपर तो कुछ भी नहीं। रागिनी और मनीषा दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी और इस वक्त जल भुनकर बिल्कुल कोयला हो चुकी थी, लेकिन रागिनी ये सब नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती थी। जसन को रोकना तो उनकी औकात से ही बाहर था, इसलिए वो चाहे या ना चाहे जसन के हर काम में उन्हें शामिल होना ही पड़ेगा। अति मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए ही दरवाजे की तरफ बढ़कर कलश को पैर से गिराने लगी। जसन भी मुस्कुराता हुआ उसके साथ ही आगे आया, लेकिन इससे पहले कि अति कलश को पैर लगाकर अंदर की तरफ गिराती, किसी ने अपना पैर उस कलश पर लगाया और उसे एक झटके से हवा में उड़ा दिया, जिससे कलश में रखे सारे चावल हवा में फैलते हुए पूरे दरवाजे पर बिखर गए और वो कलश कहीं दूर जाकर गिरा। नियति सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकी, उसने उस आलते से भरी थाल को भी पैर से हटा दिया, जिससे वो सारा लाल गाढ़ा पानी पूरे फर्श पर फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे नियति अपना काबू पूरी तरह से खो चुकी हो।
वो गुस्से से घूरते हुए अति की तरफ देख रही थी। वहाँ नई दुल्हन का स्वागत किया जा रहा है। मांग में भर भर कर सिंदूर भरा जा रहा है। एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी की जा रही है। नियति ने तालियां बजाते हुए कहा और फिर अचानक से जशन की तरफ बढ़ी और उसे कंधों से खींचते हुए बोली, पर ऐसी उम्मीद मत करना कि मैं भी इन सब बातों को मानूंगी। इस घर की बहू सिर्फ मैं हूँ, तुम्हारी पत्नी सिर्फ मैं हूँ, और मेरे होते हुए तुम्हारी शादी किसी और से नहीं हो सकती। मंदिर में मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं वहाँ पर तमाशा नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूँगी। इस लड़की को मैं तुम्हारी बीवी कभी नहीं बनने दूंगी। तुम्हारी बीवी, तुम्हारा प्यार और तुम्हारा सब कुछ सिर्फ मैं हूँ। कुछ नहीं हो तुम मेरी। हमारा जो भी रिश्ता था खत्म हो चुका है। अब सिर्फ अति ही मेरी बीवी है और इस घर की बहू है, और तुम्हें जो भी तमाशा करना है इस घर से बाहर जाकर करो। आज मैं अपनी बीवी का अपने घर में गृह प्रवेश करवाना चाहता हूँ और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जसन ने बहुत ही ज़्यादा सख्ती से कहा और नियति के हाथ अपने कंधों से नीचे हटा दिए। लेकिन नियति ने अपने हाथ फिर से उसके कंधों पर रखे और बोली, रोक सकती हूँ, बिल्कुल रोक सकती हूँ। तुम्हें रोकना मेरा हक है। हमारी शादी हुई है और तुम हमारी शादी को यूं ही नहीं ख़त्म कर सकते। हमारी शादी तो उस दिन ही ख़त्म हो गई थी जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, और उस जगह से जो डेड बॉडी मिली थी उसका संस्कार किया था मैंने। तब तुमसे जुड़ा हर रिश्ता मैंने ख़त्म कर दिया था। हमारी शादी को लीगली ख़त्म कर दिया था, तो अब हमारी शादी के कोई मायने नहीं। पर जब मैं मरी ही नहीं तो ये शादी कैसे ख़त्म हो सकती है? मैं ज़िंदा हूँ, आपके सामने हूँ, और आप माने या ना माने आपकी बीवी भी मैं हूँ। नियति भी उसकी आंखों में देखते हुए चिल्लाई। उसके बात सुनकर जशन मुस्कुराया और सामने खड़े अपने एक आदमी को इशारा किया जो हर वक्त उसके साथ ही रहता था। वह उसका असिस्टेंट कम उसका पर्सनल बॉडीगार्ड ज़्यादा था। अगले ही पल उस आदमी ने जसन के हाथों में कुछ कागज़ थमा दिए, जिन्हें मुस्कुराते हुए जसन ने नियति के आगे बढ़ा दिए। नियति जल्दी से उन कागज़ों को देखने लगी और जैसे जैसे वह उन कागज़ों को पढ़ रही थी उसकी आंखें बड़ी हो रही थी। उसे यूँ देखकर जसन मुस्कुराया और बोला, जसन सिंह शेखावत जो काम करता है पूरी तसल्ली के साथ करता है। ये रहे हमारे डाइवोर्स पेपर जो मैंने खुद फाइल किए थे। चाहे इन पर तुम्हारे साइन नहीं है, साइन भी होते अगर लाशें पढ़ना लिखना जानती तो, लेकिन हमारा डाइवोर्स हो चुका है। तुम्हें मरा हुआ समझकर कोर्ट ने खुद इस शादी को ख़त्म कर दिया, और तुम्हारे आने से पहले ही मेरी अति से शादी हो चुकी है और इस शादी को मैं लीगली रजिस्टर करवा चुका हूँ, और ये रहा हमारा शादी का सर्टिफिकेट। कहते हुए जसन ने अपनी और अति की शादी का सर्टिफिकेट नियति की तरफ बढ़ाया तो सिर्फ नियति ही नहीं, अति भी हैरान हो गई। सच में ये इंसान उनकी शादी को पूरी तरह से मानता है और अब वही जसन की बीवी है। इससे ज़्यादा सुकून शायद उसने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। नियति ने उससे वो सारे पेपर ले लिए और अगले ही पल जसन के आगे हवा में लहराते हुए उन सारे कागज़ों को पूरी तरह से फाड़ दिया। मैं नहीं मानती इन कागज़ों को, और अब तो ये कागज़ रहे भी नहीं तो ना ही ये शादी रही और ना ही हमारा डाइवोर्स। आपकी बीवी सिर्फ मैं हूँ और हमेशा मैं ही रहूँगी। ये लड़की हमारे बीच नहीं आ सकती। कहते हुए नियति ने अति को अचानक से धक्का दे दिया तो वो अपने कदमों से लड़खड़ा गई, लेकिन वक्त रहते ही जसन ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया तो वो एकदम से उसके सीने से लग गई। जसन ने पहले अति को पूरी तरह से अपनी बाहों में संभाला और फिर घूरते हुए नियति की तरफ देखने लगा। नियति भी उसे घूर रही थी, लेकिन वो ज़्यादा देर अपनी नज़रें अति पर नहीं टिका पाई क्योंकि जसन का एक ज़ोरदार थप्पड़ लगते ही उसका मुंह पूरी तरह से घूम गया था। नियति के अति को धक्का देने पर जसन ने पहले अति को पूरी तरह से अपनी बाहों में संभाला और फिर घूरते हुए नियति की तरफ देखने लगा। नियति भी अति को घूर रही थी, लेकिन वो ज़्यादा देर अपनी नज़रें अति पर नहीं टिका पाई क्योंकि जसन का एक ज़ोरदार थप्पड़ लगते ही उसका मुंह पूरी तरह से घूम गया था। 5 उंगलियां गाल पर छपी हुई और मुंह दूसरी तरफ लटका हुआ लिए खड़ी नियति सुन्न हो चुकी थी।
उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो हैरानी से जसन की तरफ पलटी और उसे देखने लगी। आज तक तो उसे लग रहा था कि ये इंसान सच में बदल गया है, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो गया था ये वो जसन है ही नहीं जो उसके लिए दीवानों की तरह पागल था। उसके एक इशारे पर दुनिया पलट देता था। अगर कोई उसकी तरफ नज़रें उठाकर भी देखता तो ये उसकी आंखें निकाल लेता था। आप आप मेरे जसन नहीं हैं, आप नहीं हैं मेरे जसन, वो मिमियाते हुए बोली। जसन उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चलो, तुम्हें समझ तो आया कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ और अब तुम भी मेरी कुछ नहीं। अब तुम पीछे हटो तो मैं अपनी बीवी का गृह प्रवेश करवा लूँ। उसने नियति की तरफ देखकर कहा और फिर रागिनी की तरफ देखा और बोला, संभालिए इन्हें, कहीं ये ना हो मैं अपना आपा खो दूँ और फिर इनके पास कुछ खोने के लिए ना बचे। रागिनी के तो खुद के होश उड़ चुके थे। कहाँ उसने सोचा था कि नियति के आने से जसन अति को छोड़ देगा, उसे इस घर से निकाल देगा, और कहाँ उसने तो पूरा खेल ही बदल दिया और नियति तो पहली बॉल ही आउट हो गई। नियति का लाल मुंह देखकर उन्होंने अपने गाल पर हाथ रख लिया था। नियति अभी तक बेसुध सी थी। रागिनी ने आकर उसे संभाला और उसे अंदर की तरफ ले गई। अति भी अब सहम कर खड़ी थी। उसे अपने दिल में अपराध बोध होने लगा था। नियति जसन जी से प्यार करती है और शायद जसन जी भी उन्हें चाहते थे। अगर वो उनकी ज़िंदगी में नहीं आती तो आज शायद जसन और नियति खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे होते। उसने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी इन दोनों के बीच आकर। कितनी मतलबी बन गई है वो, जो उसके सामने कोई अपने प्यार के लिए तड़प रहा है और उस प्यार पर वो अपना हक जता रही है। अति मन ही मन सोच रही थी और सूनी आंखों से जसन की तरफ देख रही थी। उसकी नज़रें खुद पर पाकर जसन ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई और बोला, मुझे निहारने के लिए बहुत वक्त मिलेगा तुम्हें, फिलहाल घर के अंदर चलें। उसकी आवाज़ सुनकर अति अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने जल्दी से अंदर की तरफ देखा, जहाँ सब बिखरा हुआ साफ करके अब नए सिरे से तैयारियां की गई थी। एक गृह प्रवेश के बाद दोनों अंदर आए तो रमा आंटी ने हॉल में उनकी एक और रस्म की तैयारियां भी कर रखी थी, जो थी दूध से भरे बर्तन में अंगूठी ढूंढने की रस्म। अति चहकते हुए उस तरफ बढ़ी। इस रस्म के बारे में उसने बहुत सुना था और बड़े ख्वाब भी थे कि कभी वो भी इस रस्म को करेगी, लेकिन जो उसके साथ हुआ इन सब में शायद उसके ख्वाब तो लगभग मर ही जाते अगर उन्हें जसन ने दोबारा सांसें ना दी होती तो। जसन और अति दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे और उनके बीच था वो दूध से भरा बर्तन। मनीषा ने ना चाहते हुए ही अंगूठी उसमें घुमाई तो जसन और अति दोनों उस अंगूठी को ढूंढने लगे। अति का ध्यान उस बर्तन में था तो जसन का सारा ध्यान अति के चेहरे पर, जहाँ पर इस वक्त दुनिया भर की खुशियाँ बिखरी हुई थी। अति बेटा कहते हैं जो इस अंगूठी को ढूंढता है घर पर उसका ही राज चलता है, रमा आंटी ने कहा तो अति ने अपनी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा दी। जसन ने दूध में से ही उसका हाथ पकड़ा और बोला, इस घर पर ही नहीं मेरी बेबी डॉल, इस बंदे पर भी तुम्हारी हुकूमत चलेगी, लेकिन हुकूमत बेशक से तुम्हारी हो, प्यार में मर्जी मेरी होगी। दुनिया हमेशा तुम्हारे कदमों में होगी लेकिन तुम मेरी बाहों में होगी। इतना कहकर उसने वो अंगूठी अति के हाथों में पहना दी। अति के गाल शर्म से लाल हो गए थे। जसन का सबके सामने यूं कहना उसे शर्म की चाशनी में डूबने पर मजबूर कर गया था। मनीषा और ज़्यादा देर वहाँ खड़ी नहीं रह पाई और उतरा हुआ मुंह लेकर वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ आंखों में गुस्से की आग लिए नियति रागिनी की तरफ देख रही थी। क्या कहा था आपने कि अगर मैं जसन को छोड़कर चली जाऊंगी तो वो पागल हो जाएगा, जी नहीं पाएगा मेरे बिना और तिल तिल मरेगा मेरे प्यार में। लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या? देखा आपने कैसे उसने उस लड़की के लिए मुझे थप्पड़ मारा। मेरे प्यार का भूत उसके सिर से इतनी जल्दी उतर गया। मेरी याद में तड़पने की बजाय वो तो किसी और से शादी करके उसके साथ रस्में निभा रहा है। क्या कहा था उसने? हाँ, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश माय फुट। वो कमरे में इधर उधर टहलते हुए बोल रही थी।
उसका पूरा बदन गुस्से से कांप रहा था और बेकाबू होते हुए वो कुछ भी बोल रही थी। आज तक किसी ने मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की और उसने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे, नियति अग्रवाल को? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने उसे जितना हल्के में लिया वो उतना पागल भी नहीं। बहुत तेज निकला वो। मेरे जाते ही उसने हमारी शादी को ख़त्म कर दिया। मैंने सोचा था मेरी याद में रो रो कर वो खुद को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसने तो हमारी शादी ही ख़त्म कर दी। पर नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं चाहे जो मर्जी करूं, लेकिन कोई मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता। मैं किसी को भी छोड़ कर जाऊँ, लेकिन कोई मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वो उस लड़की के साथ नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। वो अभी भी गुस्से में बोल रही थी। उसे यूं देखकर रागिनी अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, शांत हो जा नियति, ये वक्त दिमाग से काम लेने का है। ऐसे खुद पर काबू खोकर हम जशन को काबू नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर नियति ने फिर से उनकी तरफ देखा और खींचते हुए बोली, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्या कहा था आपने कि मैं वापस आ जाऊंगी तो वो पागलों की तरह मेरे पीछे पीछे फिरेगा, मेरा दीवाना बनकर घूमेगा, मेरे वापस आते ही वह अति को छोड़ देगा। लेकिन हुआ क्या? उसने तो उससे शादी कर ली और अब सबके सामने उसे अपनी बीवी भी मान लिया। अब मैं क्या करूं? आप ही बताइए क्या करूं? सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो और फिर प्रॉब्लम दूर करने के बजाय प्रॉब्लम को ही ख़त्म कर दो, रागिनी ने बड़े शातिर अंदाज से कहा। तो नियति उनकी तरफ देखने लगी और फिर अगले ही पल कुछ समझते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी। अति और जशन ने सारी रस्में कर ली थी और रस्मों के बाद नाश्ता करवा कर जशन अति को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया, उसी कमरे में जहां वो दोनों नियति के आने से पहले रहते थे। अति वहां आकर बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि अब वहां पर पहले जैसे नियति की एक भी तस्वीर नहीं थी। और उससे भी ज़्यादा हैरानी अति को अपनी और जशन की तस्वीरों से हुई, जो सभी दीवारों पर सजी थी। पर ये तस्वीरें ली कब गईं? उसने हैरानी से जशन की तरफ देखा, जो उसे गोद से नीचे उतार खुद धोती उतार शॉर्ट्स पहनने में बिजी था। उसने ऊपर भी एक बनियान पहन ली थी, जो कि वो बहुत कम ही पहनता था। और एक राज की बात ये भी थी कि अति को उसका वो चौड़ा सीना, उस पर बने एब्स और वो चमकते हुए कारो ही तो सबसे ज़्यादा पसंद थे। लेकिन आज तो जशन ने बड़ी बेरहमी से उन्हें ढक लिया था। जशन ने उसे खुद की तरफ देखते हुए देखा तो उसके पास आया और बोला, कॉलेज तो तुम्हें आज जाना नहीं है, इसलिए थोड़ी देर आराम कर लो। और इतना कहकर वो बेड पर जाकर एक साइड लेट गया। अति उसके बर्ताव से हैरान रह गई। उसके नींद उड़ा देने वाला शख्स उसे सोने के लिए कह रहा है। पर आप पहले मुझे ये बताइए कि ये सब आपने कब करवाया और हमारी शादी रजिस्टर कब हुई और कैसे? क्योंकि मैं तो अभी 18 ईयर्स की भी नहीं हुई हूँ। वो कमर पर हाथ रख कर जशन से सवाल कर रही थी। उसकी मासूमियत भरे एटीट्यूड पर जशन मुस्कुराया और बोला, जितना ज़्यादा तुम्हारे लिए ज़रूरी था बता दिया। तुम्हारे छोटे से दिमाग में सिर्फ इतनी ही चीज़ें आ सकती हैं। इससे ज़्यादा रखने की कोशिश करोगे तो दिमाग फट जाएगा। इसलिए बेहतर है चुपचाप सो जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, वरना फिर से चक्कर खाकर बेहोश हो जाओगी। मतलब आप मुझे ऐसे कुछ नहीं बताएंगे? अति ने कहा। लेकिन इस बार तो जशन ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अति एक पल के लिए उसे देखती रही और फिर कपड़े बदलने चली गई। बाथरूम से बाहर आकर वो धीमे कदमों से जशन की तरफ बढ़ी और जशन की बनियान को पकड़ उसके अंदर ही घुस गई। जशन मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं और उसकी अंतरंगी हरकत देखता रहा। अब जब तक आप मुझे सब बता नहीं देते, मैं आपके साथ ही चिपकी रहूंगी, ना खुद सोऊंगी ना आपको सोने दूंगी। वह उसकी बनियान के अंदर से उसकी गर्दन के पास तक आकर बोली। लेकिन उसकी बात सुनकर जशन पलटा और बोला, तुम्हारी तो सज़ा में भी मज़ा है, पर बेबी डॉल मेरा मज़ा तुम्हारे लिए सज़ा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर अति को एहसास हुआ कि जशन से यूं लिपट कर वो खुद भूखे शेर के आगे शिकार बनकर आई है। उसके माथे पर
पसीना आने लगा था। मुझे नींद आ रही है, उसने बेचारेपन से कहा, पर अब मुझे तो नहीं आ रही। आप बार बार ऐसे ऐसे आंखें खोलिए और बंद कीजिए, जल्दी ही आ जाएगी, उसने अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए कहा। अच्छा, ऐसे क्या? अति ने जवाब दिया और उसकी बनियान से निकलने लगी, लेकिन जसन ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और मुस्कुराते हुए बोला, पर अब मेरा मूड बदल गया। अब तो ना मैं खुद सोऊंगा और ना तुम्हें सोने दूंगा। ऐसे कैसे? ऐसे, जसन ने कहा और उसकी गर्दन पर झुककर उसे चूमने लगा। अति एकदम से कांपने लगी। जसन की गर्म सांसें उसे अपने गर्दन पर रेंगती हुई महसूस हो रही थी। गर्दन से शुरू होकर जसन के होंठ उसके ईयरलोब पर जाने लगे। उसे बर्दाश्त करना अति के लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो अटकते हुए बोली, मुझे मुझे सोना है, पर अब मैं सोने के मूड में नहीं हूँ। कहते हुए जसन उसकी ठोड़ी से होते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ गया। अगले ही पल अति के होंठ उसके होठों की पकड़ में आकर अलग ही दुनिया में खोने लगे। गुलाबी होंठ सुर्ख होने लगे। जसन बड़े प्यार से उसके होठों को अपने होठों में लेता और फिर बहुत सॉफ्टली छोड़ देता। अति खुद भी उसका साथ देने लगी थी और एक वक्त ऐसा आया जब जसन नहीं बल्कि अति जसन के होठों को चूम रही थी। जसन का प्यार उसे काबू होने पर मजबूर कर ही देता था और उसकी खुद को रोकने की सारी कोशिशें बेकार हो जाती थी। अति के हाथ जसन के सीने पर थे और जसन के हाथ अति के सिर के नीचे, और दोनों अब पूरे पैशन के साथ एक दूसरे को समूच कर रहे थे। करीबन 15-20 मिनट दोनों यूं ही एक दूसरे को चूमते रहे। आखिर जब अति की सांसें बंद होने लगी तो जसन ने उसे छोड़ा। उसके चेहरे पर छाया नूर और सुर्ख लाल होंठ बता रहे थे कि ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं थी। दोनों के बीच जो भी हो रहा था वो सिर्फ प्यार था। अति अब उसकी तरफ देख रही थी और जब जसन की नज़रें वो खुद पर और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने अपनी नज़रें झुका ली। जसन जहाँ अपनी बेबी डॉल की मासूमियत पर फिदा था तो उसका यूं शर्मा जाना भी उसकी जान निकाल देता था। जसन ने उसे वापस पलटकर अपने ऊपर किया, जिससे वो उसके सीने पर लेट गई। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपके हुए थे, क्योंकि बनियान में होने की वजह से उनके अंदर हवा गुजरने की भी जगह नहीं थी। अब अगर तुम सोई नहीं तो फिर नींद कैसे उड़ती है तुम्हें, ये समझाने में मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा, जसन ने कहा तो अति ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और इस तरह एक्टिंग की जैसे ना जाने वो कब से सो रही हो। जसन मुस्कुराया और उसके सिर पर हल्की हल्की थपकी देने लगा। ऐसा नहीं था कि उसे सच में नींद आ रही थी, लेकिन फ़िलहाल उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसके लिए अति का सोना ज़रूरी था। वो नहीं चाहता था कि अति अपने दिमाग पर बिल्कुल भी प्रेशर ले, और ना ही वो अति के सामने ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे उसकी मासूमियत पर फ़र्क पड़े। अपनी बेबी डॉल को वो हमेशा बेबी डॉल ही बने रहने देना चाहता था, और हुआ भी ऐसा ही। थोड़ी देर में ही अति गहरी नींद में सो गई। जसन ने उसे बनियान से निकालने के बजाय वो बनियान खुद पर से उतार दी और उसके माथे को चूम कर बेड से उठा और फिर टी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर आया। नियति, रागिनी और मनीषा के साथ हॉल में ही बैठी थी। जसन भी सीढ़ियाँ उतरते हुए उनकी तरफ आया। जसन को अपने सामने देखकर नियति अपनी जगह से उठी और बोली, मैंने सोचा नहीं था आप इस तरह से बदल जाएंगे। मौसम और इंसान की फितरत है बदलना। मैं बदला तो कौन सा गुनाह हो गया? गुनहगार तो आपने मुझे बना दिया, ना चाहते हुए भी मुझ पर ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगाकर। कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया मैंने, जो सच था वो तुम्हारे सामने है। उसकी बात सुनकर नियति व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली, सही कहा आपने, जो सच था वो तो मेरे सामने है, और मैं आज तक एक झूठ में ही जीती रही कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरे बिना मर मर कर जी रहे होंगे। आपको आज भी अपनी नियति का इंतज़ार होगा, लेकिन आप तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे। मुझे ढूंढने के बजाय आप तो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढ रहे थे। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी नहीं रुक जाती। पर आप तो मुझसे प्यार करते थे ना, और अगर प्यार सच्चा हो तो कभी भूला नहीं जाता, और कभी किसी और को अपने महबूब की जगह नहीं दी जाती। उसके सवाल पर जसन चुप रहा और उसे देखता रहा। नियति उसका जवाब चाहती थी, लेकिन उसके जवाब का सबसे ज़्यादा इंतज़ार अति को था, जो ऊपर रेलिंग से लगकर खड़ी थी और जसन और नियति की बातें सुन रही थी।
दीजिए जवाब। आप तो मुझसे प्यार करते थे ना, मुझ पर जान छिड़कते थे ना, मेरे दीवाने थे, तो अब आपकी वो दीवानगी कहाँ गायब हो गई? या फिर वो सब कुछ झूठ था? और अब जो अति के लिए है वो भी एक झूठ ही है, जो वक्त के साथ साथ एक बार फिर से बदल जाएगा। नियति ने फिर से सवाल किया, जिससे जशन की भौहें तन गई और रेलिंग पर अति की मुट्ठियां बेचैनी से और भी ज़्यादा कस गईं।